नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पीडी पाठक द्वारा रचित एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो चैप्टर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का विकास है शारीरिक विकास कि शिशुअवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है और किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। तो वो सब हम आज देखने वाले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम इसकी भूमिका में देखने वाले हैं कि क्या बताया गया है। लेखकों द्वारा बालकों के शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए 3 विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से हैं वो? एक तो विकास है, दूसरा अभिवृद्धि है और तीसरा परिपक्वता। तो ये 3 शारीरिक परिवर्तन प्रमुख माने जाते हैं। मेरेडिथ इस प्रकार के विभिन्न शब्दों का प्रयोग निरर्थक और इनको पर्यायवाची मानते हैं। कोलेस्निक ने भी यही मत प्रकट करते हुए लिखा है कि विकास, अभिवृद्धि, परिपक्वता और अधिगम, इन्होंने ये 4 शब्द बताए हैं। विकास, अभिवृद्धि, परिपक्वता और अधिगम, ये चारों शब्द उन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तनों का उल्लेख करते हैं जिनका व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ते समय उनको अनुभव करता है। तो यही क्या है? शारीरिक परिवर्तन है। उक्त सभी लेखकों का अनुगमन करते हुए बालक में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के लिए विकास शब्द का प्रयोग करके विभिन्न अवस्थाओं में उसके शारीरिक विकास का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। सबसे पहले हम शिशुअवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है वो देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिशुअवस्था में शारीरिक विकास जो है वो निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो भार आएगा। भार में क्या होता है? शिशुअवस्था में जन्म के समय और पूरी शिशुअवस्था में बालक का जो भार है वो बालिका से ज़्यादा होता है। जन्म के समय बालक का भार 7.15 पाउंड होता है और बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है, मतलब बालक का अधिक होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार जो होता है वो दुगुना होता है और 1 वर्ष के अंत में वो शुरू का 3 गुना हो जाता है, मतलब 7.15 का 3 गुना हो जाएगा 1 वर्ष के अंत में, और 6 महीने में ये दुगुना हो जाता है। दूसरे वर्ष में शिशु का जो भार है वो केवल आधा पाउंड, 1/2 पाउंड प्रति मास के हिसाब से, कि प्रति महीने के हिसाब से ये आधा ही बढ़ता है। और 5वें वर्ष में जो शिशुअवस्था का अंतिम वर्ष होता है उस वर्ष में बालक 38 एवं 43 पाउंड के बीच में बालक या बालिका का भार हो जाता है। फिर हम बात करें कि लंबाई में क्या परिवर्तन होते हैं। तो जन्म के समय और पूरी शिशुअवस्था में बालक की लंबाई जो होती है वो बालिका से अधिक होती है। भार भी अधिक होता है और लंबाई भी अधिक होती है। जन्म के समय बालक की जो लंबाई है 20.5 इंच होती है और बालिका की जो लंबाई है वो 20.3 इंच की होती है, मतलब इसमें भी बालक ज़्यादा लंबा होता है। अगले 3-4 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई जो है वो बालकों से अधिक हो जाती है, मतलब शिशुअवस्था के अंतिम समय तक क्या होता है, बालिकाओं की लंबाई ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में बालकों की लंबाई बालिकाओं से आगे निकलने लगती है कि 3-4 वर्ष के बाद में जो 5वां वर्ष आता है उसमें बालकों की लंबाई
ज़्यादा हो जाती है। पहले वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 10 इंच बढ़ती है और दूसरे वर्ष में ये 4 या 5 इंच ये बढ़ती है। मतलब पहले वर्ष में ये ज़्यादा बढ़ती है और दूसरे वर्ष में इसमें थोड़ी नवीनता आ जाती है। मतलब ये शीघ्र नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ष में इसकी लंबाई बहुत ही कम बढ़ती है। तो ये लंबाई की बात हो गई शिशुअवस्था में। अब हम बात करें सिर व मस्तिष्क। नवजात शिशु के सिर की लंबाई जो होती है वो उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग होती है। कि जो नवजात शिशु होता है उसका पूरा शरीर अगर 1 भाग है तो उसका जो सिर का हिस्सा है वो 1/4 भाग हो जाएगा। कि सिर जो है वो 1 भाग हो जाएगा और 3 भाग पूरा शरीर होता है बाकी का। पहले 2 वर्षों में सिर जो है वो बहुत तेज गति से बढ़ता है। मतलब सिर जो है वो बड़ा होता जाता है। पर उन 2 वर्षों के बाद में सिर की गति जो है वो धीमी होती है और अपने जो धड़ हैं, जो बच्चे के धड़ होते हैं, उसका शरीर होता है वो तेजी से बाद में बढ़ता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है और शरीर के भार के अनुपात से वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो शिशु होता है उसमें मस्तिष्क का भार ज़्यादा होता है। यह भार जो होता है ये 2 वर्ष में तो दोगुना हो जाएगा और 5 वर्ष आते आते ये शरीर के कुल भार का 80% हो जाता है। मतलब उसका शरीर का भार कम होने लगता है और उसके शरीर का जो भार है, सिर का भार तो कम हो जाएगा और शरीर का भार जो है वो बढ़ता जाता है। आगे हैं हड्डियाँ। नवजात शिशु की जो हड्डियाँ होती है वो बहुत छोटी होती हैं और कुल संख्या में उसके 270 हड्डियाँ होती हैं और संपूर्ण शिशुअवस्था मतलब 0 से लेकर 5 वर्ष तक उसमें ये छोटी, कोमल, लचीली और भली प्रकार जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ये कैल्शियम फॉस्फेट और अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से दिन प्रतिदिन ये कठोर होती चली जाती हैं। इसी प्रक्रिया को, इनके कठोर होने की प्रक्रिया को अस्थिकरण या अस्थि निर्माण कहा जाता है। बालकों की तुलना में बालिकाओं में अस्थिकरण की जो गति है वो बहुत ही तेज होती है। आगे हम बात करें दांतों के बारे में। छठे मास में शिशु के जो अस्थायी दांत होते हैं, मतलब जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले उसके नीचे के जो आगे के दांत हैं, सबसे पहले बच्चे के वो दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उसके कुल दांतों की जो संख्या है वो 8 हो जाती है और लगभग 4 वर्ष की आयु तक शिशु के जो दूध के सब दांत जो हैं वो निकले आते हैं। कि 4 वर्ष तक जितने भी दूध के दांत शिशु के निकलने होते हैं वो निकले आते हैं। फिर हम अन्य अंगों की बात करें तो नवजात शिशु जो है उसकी मांसपेशियों का जो भार है वो उसके कुल शरीर के भार का 23% होता है। मतलब जो स्वतंत्र प्रतिशत है वो तो और से शरीर का भार है और उसकी मांसपेशियों का भार 23% है। यह भार क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जन्म के समय हृदय की जो धड़कन है वो कभी तो तेज हो जाती है और कभी धीमी हो जाती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता जाता है वैसे वैसे धड़कन में स्थिरता आती जाती है। पहले महीने में शिशु के हृदय की धड़कन जो 1 मिनट में है वो 140 बार होती है। कि जो शिशु होता है उसका हृदय 1 मिनट में 140 बार धड़कता है और लगभग 6 वर्ष की आयु में ये संख्या घटकर 100 के आसपास आ जाती है। मतलब शिशुअवस्था के अंत में जो शिशु है उसके हृदय की धड़कन 1 मिनट में 100 बार पहुंच जाती है। शिशु के
शरीर के ऊपरी भाग का लगभग पूर्ण विकास जो है वो 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। टांगों और भुजाओं का विकास जो है वो बहुत तेज गति से होता है। पहले 2 वर्ष में टांगे डेढ़ी और भुजाएं दुगुनी, मतलब जो टांगे हैं वो तो 1.5 गुनी पहले 2 वर्षों में, और जो भुजाएं हैं वो दुगुनी हो जाती हैं। शिशु में यौन संबंधी अंगों का विकास बहुत ही मंद गति से होता है। तो ये बात हो रही है शिशुअवस्था की। फिर है विकास का महत्व। 3 वर्ष की आयु में शिशु के शरीर और मस्तिष्क में संतुलन शुरू हो जाता है, कि जो शिशु होता है वो संतुलन स्थापित करना सीख जाता है। उसके शरीर में लगभग सभी जो अंग हैं वो कार्य करने लगते हैं, और उसके हाथ एवं पैर जो हैं वो बहुत ही मजबूत और कठोर हो जाते हैं। फलस्वरूप जैसा कि स्ट्रिंग महोदय ने लिखा है कि शिशु अपने दैनिक गृह कार्यों में लगभग आत्मनिर्भर हो जाता है। 5 वर्ष के अंत तक प्रत्येक शिशु जो है वो पर्याप्त स्वतंत्रता और कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। ये तो बात हुई शिशुअवस्था की। अब हम देख लेते हैं बाल्यावस्था में जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होता है। तो क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार ही हम इसके निम्नलिखित बिंदुओं को प्रकट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भार। बाल्यावस्था जो है वो 5 या 6 वर्ष से शुरू होती है और वो 12 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 12 वर्ष के अंत तक उसका जो भार है वो 80 से 95 पाउंड के बीच में हो जाता है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का जो भार है वो बालिकाओं से अधिक होता है, और 10 वर्ष के बाद में बालिकाओं का भार जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर हम लंबाई की बात करें तो बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक शरीर की जो लंबाई है वो कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई जो है वो लगभग 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। तो इसमें क्या है, लंबाई जो है वो बहुत ही धीरे बढ़ती है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। इन 5 या 6 वर्षों में उनकी लंबाई सिर्फ 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। फिर बात करते हैं सिर व मस्तिष्क की। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। 5 वर्ष की आयु में सिर जो है वो प्रौढ़ों के आकार का 90% होता है, और 10 वर्ष की आयु में वो कुल 95% हो जाता है। बालक के मस्तिष्क के भार में भी परिवर्तन होता रहता है। 9 वर्ष की आयु के बालक के मस्तिष्क का जो भार है वो उसके कुल भार का 90% हो जाता है। तो ये तो बात हुई सिर और मस्तिष्क की। अब बात करते हैं हड्डियों की। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या और अस्थिकरण अर्थात दृढ़ता में वृद्धि होती रहती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या जो है वो 270 से बढ़कर 350 हो जाती है, मतलब हड्डियाँ बढ़ती जाती हैं। शिशुअवस्था में ये 270 थी, तो ये बाल्यावस्था में 350 तक पहुंच जाती हैं, और उसके बाद में किशोरावस्था में ये कम हो जाती हैं। फिर है दांत। लगभग 6 वर्ष की आयु के बालक के दूध के दांत जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, और उनकी जगह स्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। 12 या 13 वर्ष तक उसमें सब स्थायी दांत हैं वो निकल आते हैं, और जिनकी कुल संख्या 32 होती है। बालिकाओं में जो स्थायी दांत हैं वो बालकों से जल्दी निकलते हैं। अब हम बात करें अन्य अंगों की। तो इस अवस्था में मतलब बाल्यावस्था में मांसपेशियां जो हैं उनका विकास धीरे धीरे होता है। 9 वर्ष की आयु में बालक की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का जो है वो 27% हो जाता है। हृदय की जो धड़कन है उसकी गति में निरंतर कमी
होती जाती है। शिशुअवस्था में ये कितना था 23% और बाल्यावस्था में ये कितना हो गया 27%। हृदय की धड़कन में कमी आती जाती है। आपने देखा होगा पहले बालक की हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 थी और फिर शिशुअवस्था के अंत में वो 100 हो जाती है। 12 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन जो है वो 1 मिनट में 85 बार होती है, मतलब कम होती जाती है। बालक के कंधे चौड़े हो जाते हैं, कूल्हे जो हैं वो पतले एवं उसके जो पाँव हैं पैर हैं वो सीधे और लंबे हो जाते हैं। बालिकाओं के कंधे जो हैं वो पतले होते हैं, कूल्हे चौड़े और जो पैर हैं वो कुछ अंदर की ओर झुके हुए होते हैं। 11-12 वर्ष की आयु में बालकों और बालिकाओं के यौनांगों का विकास जो है वो बहुत तेज गति से होता है। फिर है विकास का महत्व। बाल्यावस्था में बालक के लगभग सब अंगों का विकास हो जाता है, फलस्वरूप वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण करता हुआ जान पड़ता है। अपने सभी कार्य वो स्वयं करने लगता है और दूसरों पर वो निर्भर नहीं रह पाता। फिर बात करते हैं हम किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार होता है वो हम देख लेते हैं। तो क्रो महोदय के अनुसार इसमें भी हम सभी बिंदुओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है भार। किशोरावस्था में बालकों का जो भार है वो बालिकाओं से अधिक बढ़ता है। इस अवस्था के अंत में बालकों का जो भार है वो बालिकाओं से लगभग 25 पाउंड ज़्यादा होता है। फिर लंबाई की बात करें तो किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बालक की लंबाई जो है वो 18 वर्ष तक वो बढ़ती है और उसके बाद भी धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है और जो बालिकाएं होती हैं उनकी लंबाई लगभग 16 वर्ष की आयु तक ही बढ़ती है। फिर सिर व मस्तिष्क की बात करें तो जो किशोरावस्था है उसमें सिर और मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है और मस्तिष्क का जो भार है वो 1200 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में हो जाता है। मतलब ये किशोरावस्था की बात हो रही है। किशोरावस्था में हड्डियों में क्या परिवर्तन आते हैं तो इस अवस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाती है। हड्डियां पूरी मजबूती में आ जाती हैं और कुछ छोटी हड्डियां जो हैं वो अन्य बड़ी हड्डियों से जुड़ी जाती हैं। तो आपने देखा होगा किशोरावस्था के बाद में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। फिर हम दांतों की बात करें तो किशोरावस्था में प्रवेश करने के समय बालकों और बालिकाओं में लगभग सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है 32। यदि उनके प्रज्ञादंत निकलने होते हैं तो वो किशोरावस्था के अंत में या फिर प्रौढ़ावस्था के शुरू में निकलने लगते हैं। फिर हम अन्य अंगों के बारे में देख लेते हैं। किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास है वो बहुत तेज गति से होता है। 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का जो कुल भार है वो शरीर के कुल भार का 33% हो जाता है। यही शिशुअवस्था में 23% था, बाल्यावस्था में 27 हो गया था और किशोरावस्था में ये 33% पहुंच चुका है। 16 वर्ष की आयु में लगभग ये 44% हो जाता है। हृदय की धड़कन में निरंतर कमी होती जाती है। आपने देखा होगा बाल्यावस्था के अंत में 1 मिनट में 85 समय हृदय की धड़कन 85 टाइम होती है। तो अब क्या होता है, अब ये कम होती जाती है। जिस समय बालक प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है उस समय उसके हृदय की धड़कन जो है वो 1 मिनट में 72 बार होती है। मतलब किशोर का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बालकों के सीने और कंधे एवं बालिकाओं के वक्ष स्थल और कूल्हे जो होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। बालक में सोपन दोष और बालिकाओं में मासिक धर्म शुरू हो जाता है।
दोनों के यौनांग जो हैं वो किशोरावस्था में लगभग पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं। फिर हम बात करें तो इसमें भ्रूणावस्था 2 माह तक बालक ऐसा होता है। उसके बाद में भ्रूणावस्था 5 माह का बालक, फिर नवजात, फिर 2 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर 12 वर्ष और फिर 25 वर्ष। तो सभी में शारीरिक विकास में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है वो यहाँ दिखाया गया है। फिर हम किशोरावस्था में शारीरिक विकास का जो महत्व है वो देख लेते हैं। इस अवस्था के अंत तक बालकों और बालिकाओं की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का पूरी तरीके से विकास हो जाता है और वे युवावस्था में प्रवेश करते हैं। स्ट्रैंग महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था जो है वो व्यक्ति के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इस काल में अधिकांश बालकों और बालिकाओं में शारीरिक परिपक्वता आ जाती है, अर्थात वे संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं और वे शारीरिक आकृति में प्रौढ़ों के समान दिखाई देते हैं। फिर है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से कारक हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो क्रो एंड क्रो महोदय ने लिखा है कि स्वस्थ विकास का निवास ही उत्तम दशाओं में स्वस्थ विकास का निवास की उत्तम दशाओं से घनिष्ठ संबंध होता है। उचित या अनुचित प्रकार से आयोजित मनोरंजन और विश्राम, अपौष्टिक भोजन, कम हवादार निवास स्थान, दोषपूर्ण वंशानुक्रम के समान तत्व स्वस्थ विकास में बाधक होते हैं। तो स्वस्थ विकास में बाधक कौन कौन से होते हैं? कम हवादार निवास स्थान, दोषपूर्ण वंशानुक्रम, अपौष्टिक भोजन, मनोरंजन और विश्राम, ये सभी बाधक माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें उन कारकों में तो सबसे पहले है वंशानुक्रम। माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव जो है वो उनके बच्चों पर भी दिखाई देता है। यदि माता पिता रोगी और निर्बल हैं तो उनके बच्चे भी रोगी और निर्बल होंगे। स्वस्थ माता पिता की संतान का ही स्वस्थ शारीरिक विकास हो सकता है। फिर हम बात करें वातावरण की। क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक या बाधक होते हैं। इस प्रकार के कुछ मुख्य तत्व हैं, वो है शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप और स्वच्छता। तंग गलियों और बंद मकानों में रहने वाले बालक किसी न किसी रोग का शिकार बनकर अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। पर्याप्त धूप का सेवन करने वाले बालकों को सर्दी, जुकाम, खांसी और आँखों की कमजोरी आदि रोग कभी नहीं होते हैं। स्वच्छता सुंदर स्वास्थ्य का मुख्य आधार मानी जाती है। यदि बालक का शरीर, पहनने के वस्त्र, रहने का स्थान, खाने का भोजन आदि अगर स्वच्छ हैं तो उसका शारीरिक विकास द्रुत मतलब तेज गति से होता है। अगर इनमें किसी प्रकार की कोई कमी रहती है तो शारीरिक विकास रुक जाता है। फिर आगे है पौष्टिक भोजन। सोरेनसन महोदय ने कहा है कि पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र माना जाता है। अतः बालक के उत्तम शारीरिक विकास के लिए उसे पौष्टिक भोजन दिया जाना बहुत ही जरूरी है। अगला बिंदु है नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या जो है ये उत्तम स्वास्थ्य की आधारशिला मानी जाती है। बालक के खाने, सोने, खेलने, पढ़ने आदि का समय निश्चित होना चाहिए। इन सब कार्यों के नियमित समय पर होने से उनके स्वस्थ विकास में बहुत ही कम बाधाएं आते हैं कि कब उनको खाना है, कब उनको खेलना है, कब उनको सोना है, कब उनको पढ़ना है। तो ये टाइम टेबल उनके पास होना चाहिए। फिर है निद्रा व विश्राम। शरीर के स्वस्थ विकास के लिए निद्रा मतलब नींद और विश्राम मतलब आराम बहुत ही जरूरी है। अतः शिशु को अधिक से अधिक सोने देना चाहिए, मतलब कम से कम 8 घंटे की नींद
होनी चाहिए। 3 या 4 वर्ष के शिशु के लिए ये 12 घंटे की निद्रा है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बच्चे को कम से कम 10 से 8 घंटे की नींद लेनी होती है। बालक को इतना विश्राम मिलना आवश्यक है जिससे कि उसकी क्रियाशीलता से उत्पन्न होने वाली जो थकान है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए, क्योंकि थकान उसके विकास में बाधक सिद्ध होती है। अगला है प्रेम। प्रेम जो है ये बालक के उचित शारीरिक विकास का आधार माना जाता है। यदि उसे अपने माता पिता का प्रेम नहीं मिलता है तो बालक बहुत दुखी रहने लगता है। यदि उसके माता पिता की अल्पायु में ही देहांत हो जाता है तो उसे असहनीय कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोनों ही दशाओं में उसके शरीर का जो संतुलित विकास है वो असंभव हो जाता है। शिक्षक को भी बालक के प्रति प्रेम का व्यवहार प्रकट करना चाहिए। अगला मुख्य बिंदु है सुरक्षा। शिशु या बालक के सम्यक विकास के लिए उसमें सुरक्षा की भावना होना बहुत ही जरूरी है। इस भावना के अभाव में वह भय का अनुभव करने लगता है और अपना आत्मविश्वास वो खो बैठता है। ये दोनों बातें उसके विकास को अवरुद्ध कर देती हैं। फिर है खेल और व्यायाम। शारीरिक विकास के लिए खेल और व्यायाम के प्रति विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। छोटा शिशु पलंग पर पड़ा पड़ा ही अपने हाथों और पैरों को चलाकर पर्याप्त व्यायाम कर लेता है, पर बालकों और किशोरों के लिए खुली हवा में खेल और व्यायाम की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अन्य कारक। इसमें क्या है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारक हैं। उसमें है रोग या दुर्घटना के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाली विकृति या अयोग्यता। अगर कोई रोग या दुर्घटना के कारण शरीर का कोई अंग नष्ट हो जाता है, अच्छी और खराब जलवायु, दोषपूर्ण सामाजिक परंपराएं जैसे कि बाल विवाह, गर्भिणी माता का स्वास्थ्य अगर वो स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। परिवार का रहन सहन और परिवार की आर्थिक स्थिति। फिर अब हम उपसंहार में देखने वाले हैं कि हमने जो भी पढ़ा उसका निष्कर्ष हम यहाँ देखेंगे। हमने बालक के शारीरिक विकास और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन किया है। इन दोनों से अवगत होकर ही शिक्षक और अभिभावक बालक के शरीर की रचना और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करना उनके लिए आवश्यक क्यों है, इसका कारण बताते हुए क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि बालक सर्वप्रथम शरीरधारी प्राणी होता है। उसकी शारीरिक रचना उसके व्यवहार और दृष्टिकोण के विकास का आधार मानी जाती है। अतः उसके शारीरिक विकास के रूपों का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित नीचे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप रफ नोटबुक में कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।